गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो सैम रहती है वो अपना पूरा फ़र्ज़ निभाती है, और ये बात तो अब सबको दिख रही रहती है। वो पूरा अरेंजमेंट्स करती है अंकल के लिए, सब कुछ करती है जितना काबिल वो कर सकती थी। एक ब्रदर इन लॉ भी इतना काम नहीं कर सकता जितना उसने किया रहता है। जब ये इशिका को समझ में आता है तो उसे ये चीज़ हमेशा से अच्छी लगती है कि मेरे जीजू भी इतना नहीं करते जितना तो एक सैम ने किया है। और उसके अंदर ना सैम के लिए एक बड़ा सा प्यार और लव अफेक्शन सब कुछ डेवलप होने लगता है। वो नेहा को बोलती है, दी आज अगर आपके बॉयफ्रेंड भी होता ना तो वो शायद ये सिचुएशन देखकर, चाहे वो मनी मैटर का हो या किसी भी सिचुएशन का हो, वो देखकर भाग जाता। शायद वो इतना हैंडल नहीं करता, लेकिन आप बहुत लकी हो, और कुछ ज़्यादा ही लकी हो कि आपको सैम मिली जिसने हर सिचुएशन में हैंडल करने की कोशिश करी। तभी जो नेहा रहती है वो बोलती है कि हाँ यार, ये बात पे तो मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि पता है अभी मुझे कुणाल का फ़ोन आया था। तभी इशिका बोलती, कौन कुणाल? तो वो कहती, वो मेरा ऑफिस का मैनेजर, मीन्स लाइक मेरा बॉस। तो कहती, हाँ तो पर उसका कॉल क्यों आया था आपको? तभी नेहा बोलती, यार वो पैसों की कमी हो रही थी ना, और सैम भी बहुत ज़्यादा वरिड थी, तो मुझे लग रहा था कि पैसों का अरेंजमेंट्स हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने कुणाल को कहा था। पर कुणाल ने पता है क्या किया? तभी सैम पूछती है, तभी इशिका बोलती, क्या किया मतलब? तो वो कहती है, यार वो उसने मुझको कंडीशन रखी कि अगर मैं उससे शादी करूँगी तो वो पापा का पूरा खर्चा उठाएगा। और ये देखकर सैम को भी बहुत गुस्सा आया, उसने फ़ोन कट करवा दिया। तो इशिका कहती है, एग्जैक्टली दी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक, नोबडी केयर्स। ठीक है ना, कोई आपकी ना फ्री में मदद नहीं करता है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। सिर्फ एक मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जो बिना मतलब के होती है। तो वो आपके साथ अगर कुछ चाहेगा तभी तो आपकी मदद करेगा ना। तो कहती है हाँ, बट सैम को तो इतना सब कुछ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अक्सर देखा है जब भी मुसीबत का समय आता है तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सब छोड़ के भाग जाते हैं। इशिका कहती, वही तो बता रही हूँ दी, सबके सब मतलबी होते हैं। पर सैम ने सिचुएशन को समझा। आपको पता है सैम ने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी, सब कुछ लगा दिया है। तो वो कहती है कि हाँ पता चला मुझे। और तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? तो इशिका कहती है, ऑफ कोर्स मेरे को जैस ने सब कुछ बताया। तो जो नेहा रहती है वो अपनी आईब्रोज को थोड़ा बड़ा करती है और बोलती है, व्हाट डू यू मीन बाय जैस ने सब कुछ बताया? नाउ यू एंड बिटवीन जैस इज समथिंग समथिंग। तो इशिका बोलती है, डोंट चेंज द टॉपिक दी। तो वो कहती है, नो आई एम नॉट चेंजिंग अ टॉपिक, टेल मी देयर इज अ समथिंग समथिंग बिटवीन यू गाइस। तभी जो हमारी इशिका रहती है वो हंसते हुए कहती है, आई लाइक हर। Oh, only like or more than like? I mean, you like her as a friend, ना? तो इशिका कहती है, नो मोर देन फ्रेंड। तो वो कहती है कि मतलब लाइक आई लाइक सैम इन दैट वे। तो इशिका कहती है हाँ, और अपना हेड हिलाते हुए से भागकर चली जाती है। नेहा को थोड़ा, नेहा अगेंस्ट थी इनके रिलेशन के लिए, क्योंकि बिकॉज उसे ये लगता था कि मेरा रिलेशन ये एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर आगे जाके इशिका के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सोचकर कहीं ना कहीं उसे बहुत टेंशन होती है। बट आज जब अपने मॉम एंड डैड की तरफ देखती है तो उसे मॉम एंड डैड को इशिका के लिए, सॉरी सैम के लिए बहुत ज़्यादा प्यार उनकी आंखों में दिखता है, और एक अलग से इज्जत। जो इमेज उसकी पहले बनी थी वो सारी की सारी हट के एक न्यू इमेज आती है। सारी सिचुएशन में वो हैंडल करती है और साथ देती है। ये काबिले तारीफ थी और ये देखने लायक था हर एक चीज़ें। तो ये बात पे ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। फिर वो ये सोचती है कि जब मेरे रिलेशन के लिए हैंडल हो जाएंगे तो मॉम डैड को इशिका के और जैस के रिलेशन के लिए भी कोई इशू नहीं होगा। बट उनको बताने से पहले पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। तो जो इशिका रहती है वो भागती है, वो जैस की तरफ जाती है और जैस को बोलती है,
सुनो मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जैस बोलती है 1 मिनट, हाँ मैं फ़ोन कॉल पर हूँ, ज़रा अटेंड कर लूँ। तो जो जैस रहती है वो अपने फ्रेंडों से बात कर रही रहती है, कॉन्फ्रेंस कॉल पर रहती है और वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही रहती है। और वो बोलती है तभी वो मुड़ के एकदम से बोलती है, सुनो मुझे ना कुछ काम है आपसे। तो ये जैस इशिका को कहती है, तभी इशिका कहती है कि हाँ भाई काम बाद में होगा पर मुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। तो वो कहती है कि इशिका मुझे ज़रूरी काम है और आपकी ज़रूरी बात हम चलते चलते सुन लेंगे। तो क्या आप मेरे साथ अपने घर चलोगी? तो कहते कि हम घर क्यों जा रहे हैं? तो कहते हैं अरे अंकल का डिस्चार्ज होगा, थोड़े अरेंजमेंट्स तो कर लें घर पे जाकर। तो ये सुनकर तो इशिका को भी बहुत अच्छा लगता है कि यार चाहे जैस हो या सैम हो, दे आर ऑल आर वरीड अबाउट माई फैमिली। तो वो भी कहती कि हाँ ठीक है चलो। तो कहती है ठीक है। तो उतनी देर में इशिका जा रही रहती है, तो वो कहती है कि मैं घर की कीज लेकर आ जाऊँ मम्मी से? तो कहती है हाँ जाकर लेकर आओ। सैम आती है जैस के सामने, तो जैस बोलती है कि बोलती कि तू वरिड है क्या? तो कहती नहीं मैं वरिड नहीं हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। तो कहती है अच्छा सुन मैंने ना कुछ प्लानिंग करी है, तो तुझे बता देती हूँ। तो कहती है कि यार अभी मूड नहीं है मेरा प्लानिंग का जानने का, तुझे जो ठीक लगता है तू कर। मुझे ना एक्चुअली डैड से बात करनी थी। तो कहती है कि अंकल से क्यों? तो कहती है यार वो मुझे ना नेहा से अंकल की बात मतलब पापा की बात करानी है। नाउ माई डैड इज़ एक्सेप्ट हर ना, सो मुझे ना थोड़ा जल्दी है, मतलब पता चला पापा का मूड चेंज हो जाए उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे डैड अच्छे से बात कर ले नेहा से और वो 100% कन्फर्म हो जाए कि वो मैं जिस लड़की के लिए पागल हूँ वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, अच्छी खासी हैं। और फिर थोड़े टाइम के बाद मेरी और नी की शादी हो जाए। तो कहती है ओह मतलब सैम तुझे शादी करने की कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं पड़ी है? जैस बोलती है। तो कहती है यार शादी यार इसमें जल्दी क्या बात है यार, आई मीन अच्छा खासा लाइफ है यार, क्यों नहीं शादी हो यार। मतलब देखो शादी से बाद जो काम होते हैं वो तो हमारे बीच में पहले ही होते रहते हैं। तो यार अभी तो फ़िलहाल मुझे सीरियसली यार मी के साथ शादी करनी है। आई डोंट वांट टू बी गेट अ स्टेटस ऑफ लाइक कि ये गर्लफ्रेंड है मेरी, मेरी पार्टनर है। अभी एवरीबडी वांट्स टू से दैट कि मी इज़ माय वाइफ एंड मुझे वो स्टेटस चाहिए, अब बहुत हो गया। तो मैं डैड से एक बार बात करा के अंकल जब ठीक हो जाएंगे तो मैं शादी की बात डेफिनेटली करना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि सही है, सही जा रही हो? तो कहती है हाँ ना, और मतलब अच्छा रहेगा ना। तो आई मीन आंटी और अंकल तो लगता है इम्प्रेस हो चुके हैं। और मैंने तो कभी सोचा नहीं था यार कि मैं मतलब आंटी अंकल को मनाने आई हूँ यहाँ पर नेहा के मॉम एंड डैड को। पर मुझे नहीं पता था कि इस अनजाने में ही सही मेरे डैड भी इस चीज़ के लिए कन्विंस हो जाएंगे। सो यार अच्छी बात है ना कि मेरी शादी जल्दी से हो जाएगी और मैं खुशी खुशी नी के साथ रहूँगी। तो वो कहती है कि सही है, बहुत सही है। तो जैस बोलती है तभी वो बोलते हैं कि हाँ तू क्या सरप्राइज़ का सोच रही है? कहती वो तुझे बाद में बताती हूँ। अच्छा मुझे जाना है इशिका के साथ सरप्राइज़ प्लान करने के लिए, तू बाकी सबको ये डिस्चार्ज करा कर लेकर आ जाएगी ना? तो कहती है कि हाँ लेकर आऊँगी घर पे, तू टेंशन ना ले। तो कहती है ठीक है। तभी जा रही रहती है, तभी जो सैम है वो जैस का हाथ पकड़ के बोलती है एक बात पूछूं? तो वो कहती है कि हाँ पूछना, तेरा तो हक बनता है। तो कहती है आर यू सीरियस फॉर इशिका? तो कहती है यार एक बात मैं तुझे क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब बहुत सीरियस हूँ। यार मैं मजाक मस्ती में नहीं चल रहा है, पर मैं सीरियस इतनी हूँ भी नहीं। तो वो कहती है कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? तो कहती है यार देख हमारा अभी अभी स्टार्ट हुआ है, सीरियसनेस वक्त के साथ आती है सैम, तुझे अच्छे से पता है। रिलेशनशिप में जैसे जैसे हम डीपर होंगे वैसे वैसे हमारे अंदर
वो फीलिंग्स डेवलप होगी, वो प्यार डेवलप होगा, वो सब कुछ होगा। उसके बाद ही तो मैं इशिका के लिए थोड़ा सीरियस होंगी। अभी यार मेरे अंदर जिम्मेदारी है। आई लव हर, आई लाइक हर, बट सीरियसनेस इज़ कम फ्रॉम टाइम। जैसे आज तू शादी की बात कर रही है, तू बहुत सीरियस है उसको लेकर। जो सीरियसनेस तेरे अंदर दिखती है वो वक्त के साथ आई है, और वक्त से ज़्यादा बाउंडिंग के साथ आई है। नी के साथ तूने 3 से 4 महीने भी बिताए हैं, और कि 3 से 4 महीने सिर्फ और सिर्फ एज अ गर्लफ्रेंड नहीं बिताए हैं, एज अ वाइफ बिताए। यू स्टे एट अ सेम हाउस, यू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विथ ईच अदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ होगा। जो सैम रहती है वो सारी बातों को काफ़ी अच्छे से समझती है, और वो कहती है कि आई एग्री, आई एग्री विथ यू इन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, बट मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ यार, इशिका का दिल मत तोड़ना। तो वो हाथ पकड़ के बोलती है सैम का, प्रॉमिस यार, कभी भी उसको हर्ट नहीं करूँगी। अगर हम साथ रहे तो ज़िंदगी भर निभाऊंगी, और अगर साथ नहीं भी रहे तो एज अ फ्रेंड मैं ऑलवेज रहूँगी। मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगी। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यार। उसने मुझे खुशियाँ दी है यार। शी इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मी। एंड जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यार मैं रहना चाहूँगी उसके साथ। तो सैम बोलती है ठीक है, अब तू जा, तेरे को जो काम करना है वो कर ले। तो ऐसे बोल के वो रख चली जाती है। तभी जो नेहा आती है वो बोलती है सैम, वो पापा को आपसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, बस मैं 5 मिनट में आई। तो वहाँ से वो जाती है और अंकल को बोलती है हाँ अंकल बोलिए। तो कहती है बेटा वो ना मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो कहती है कि हाँ करिए ना अंकल, फ्रीली होके करिए, फ्रीली होके करिए। जैसे आप नेहा से सारी बात फ्रीली होके करते हैं, आप मेरे साथ भी फ्रीली होके कर सकते हैं। इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है। तभी वो बोलती है कि वो एक्चुअल में मैं पूछ रहा था कि कितना खर्चा हुआ है। तभी वो बोलती है क्या पापा, आप पैसों को लेकर अभी तक बैठे हो। आंटी भी मेरे को पैसों के लिए पूछ रही है। अरे ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है यार कि एट प्रेजेंट आपकी हेल्थ ठीक हो गई है, उससे ज़्यादा बेटर और क्या है। मनी का क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। अभी आप इन सब की टेंशन छोड़िए, रुको मैं खाना लेकर आती हूँ। और ऐसे करके वो बाहर चली जाती है, क्योंकि मतलब किसी ने भी कुछ खाया नहीं रहता है। तो वो ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट्स करती है। दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो जब घर जाती है इशिका के साथ, तो पहले सारा रूम वूम क्लीन करते हैं और पूरा डेकोरेट करते हैं वेलकम टू घर। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो अंकल को ये सेकंड लाइफ मिली रहती है। फर्स्ट लाइफ तो उनका बर्थ रहता है, सेकंड लाइफ मतलब मर के वापस आए हैं, तो ये उनकी सेकंड लाइफ रहती है। तो इस सेकंड लाइफ को भी ध्यान में रखते हुए सारे अरेंजमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। वो सारी चीज़ों की तैयारी काफ़ी अच्छे से करती है, और बहुत मतलब जितना हो सकता था वो हर एक चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करती है। दूसरी तरफ जो हमारी इशिका रहती है वो भी सारे अरेंजमेंट्स कर रही रहती है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जैस की और जैस भी बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सारे हेल्पिंग नेचर देखकर। थोड़ी देर ऐसी हो जाती है, और जो सैम रहती है वो पूरे दिन हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि डिस्चार्ज करते टाइम भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। डिस्चार्ज करने की फॉर्मेलिटीज़ होती है। उसके बाद उसे ये पता चलता है कि अंकल का इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस के लिए जो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जितने सारे जो ज़रूरी रहते हैं वो एक एक चीज़ का ध्यान रखती है। और जब ये चीज़ नेहा देखती है तो उसे कितनी खुशी होती है, क्योंकि नेहा को इतना सब कुछ आइडिया नहीं रहता है। नेहा थोड़ी सी बाहर की लाइफ या इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा देखा नहीं रहता है। तो जो सैम है वो हर एक चीज़ को जब अच्छे से देखती है तो वो
बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हर एक चीज़ को अरेंज कर रही रहती है। ये देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश होती है सैम। सैम की सॉरी नेहा, और नेहा की मॉम तो उससे भी ज़्यादा खुश होती है ये देखकर कि उनकी मतलब बेटी ने एक ऐसी सही लड़की को चुना है जिसने इतने ज़्यादा हार्श टाइम पर भी साथ नहीं छोड़ा। और क्या नहीं सुनाया आंटी ने उसे। सैम को बहुत कुछ सुनाया था कि तुम इस टाइप की लड़की हो, पर उसने इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखकर सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखी कि वो नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये ऐसे ही इनका वो पूरा 2-3 घंटे ऐसे ही बीत जाते। जब शाम का टाइम होता है तो डिस्चार्ज होते हैं और अंकल को कैब में बिठा के बहुत अच्छे से तरीके से जो हमारी सैम है वो लेकर जा रही रहती है। जब जैसी गेट ओपन होता है तो पूरा बैलून्स वगैरह सब लाइटिंग्स वगैरह होती है और सबके सब वेलकम अंकल, वेलकम बैक अंकल, और सब ऐसे ज़ोर से चिल्ला रहे रहते हैं। उतनी देर में जो सैम रहती है वो खुद देखती है तो उसके पूरे फ्रेंड्स खड़े रहते हैं, और ये पूरे के पूरे वही फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने अंकल को बचाने के लिए हेल्प की रही रहती है। मतलब सबने अकाउंट में इतने सारे जो पैसे डाले रहते हैं वो सारे फ्रेंड्स रहते हैं। मतलब मानसी, मीरा रहती है, और हमारा रॉकी रहता है, रोहन रहता है, सब के सब आ जाते हैं, और राहुल भी आ जाता है। सब के सब वहाँ खड़े रहते हैं। आखिर विक्की भी कहीं ना कहीं सैम का दोस्त था, और विक्की ने थोड़ी सी मिसबिहेव किया था नेहा के साथ, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर रही थी। पर उसे अपनी गलती का एहसास जब होता है और वो नेहा के लिए वापस आता है, और नेहा के मतलब उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उसके डैड की हेल्प करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप कर पाएगा, और वो वैसे ही करता है। तो जब नेहा देखती है विक्की को भी, और सैम भी जब विक्की को देखती है तो वो जैस की तरफ इशारा करती है, तो जैस उसे सारी चीज़ें क्लियर करती है। जब उसे ये सारी चीज़ें क्लियर होती है तो बहुत मतलब बहुत मज़ा आता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। सब अंकल को एकदम स्पेशल फील कराते हैं। उनका अंकल जो रहते हैं वो अभी चलने की हालत में नहीं रहते क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ रहता है, और वो उनकी इतनी हालत मतलब अच्छी नहीं रहती है। उनकी हालत अच्छी नहीं रहती है, उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं रहती है। तो वो अपन बोल सकते हैं कि वो व्हील चेयर पे रहते हैं, तो उसमें से घुमाते हैं उन्हें काफ़ी। जब आंटी देखती हैं कि इतने सारे लोगों ने हेल्प करी रहती है, तभी जो सैम है वो आंटी को धीरे से कहती है कि ये मेरे ही सारे फ्रेंड्स हैं, और आपको पता है कि अंकल का ऑपरेशन के लिए पैसे इन सब ने मिलकर दिए हैं जो आज यहाँ पर है। ये जैसी सुनती है आंटी, तो आंटी की भी आंखों में आंसू आ जाता है कि मतलब सैम तो सैम है ही, पर सैम के फ्रेंड्स भी इतने अच्छे हैं कि उनकी उसकी हेल्प करने के लिए मतलब इतनी ज़्यादा मतलब आप ये सोचो कि उसके फ्रेंड्स लोग हेल्प करने के लिए तुरंत आ चुके रहते हैं। जब ये सब आंटी देखती है तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा रहता है, और नेहा तो काफ़ी खुश होती है। अंकल उस दिन बहुत स्पेशल फील कर रहे रहते हैं, मतलब इतना स्पेशल कि उन्होंने कभी कभी फील ही नहीं किया रहता है। वो बहुत खुश होते हैं। थोड़े टाइम के बाद सब अच्छे से करते हैं, उन्हें खाना वाना खिलाते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते। तभी जो सैम है वो भी बहुत अच्छे से बात करती है। तभी जो अंकल कहते हैं कि मेरी मेरी ना सिर्फ 2 बेटियां नहीं है, मेरी इतनी सारी बेटियां हैं कि आप लोगों ने मेरे लिए जो किया वो बहुत किया। तो कहते हैं कि हाँ अंकल वो सब तो है, बट मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ अंकल? तभी रॉकी कहता है। तभी अंकल कहते हैं हाँ जी। तो अंकल, हम सब बेटा बेटी हैं, बट आपकी आपकी बहू कौन है? तो वो कहते हैं मेरी बहू तो सैम है। तो सीधे बोल देते। तो एकदम से सैम बोलती है कि पापा यू एक्सेप्ट मी, मतलब हम मैं आपकी बहू मीन्स लाइक कुछ आप सीरियस हो ये बात को लेकर? तभी उसकी पापा कहते हैं हाँ, मैं मैं अगेंस्ट था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अ, 2 गर्ल्स के बीच में प्यार कैसे होता है मुझे नहीं पता,
और बात प्यार की नहीं है, बात ये है कि शायद जिस तरीके से एक लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से निभा सकता है और अपने घर को चला सकता है, अपनी बीवी के प्रति वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकता है और मेरी बेटी को काफ़ी ज़्यादा खुश रख सकता है, वो सारी क्वालिटीज़ को ध्यान में रख के मुझे ऐसा लगता था लड़की ये सब नहीं कर सकती है। अ, शायद यहाँ पर मैं गलत होऊंगा, फेमिनिज़म या मतलब सेक्स रेशो कर रहा हूँ या फिर मैं सेक्स डिफरेंस कर रहा हूँ, शायद हो सकता है, बट मेरे अंदर ये सारी सोच थी। लेकिन आज जब आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और एक लड़के से भी ज़्यादा बढ़ के आपने मेरे लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि चाहे लड़का हो या लड़की, अगर जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहता है तो वो हर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। तो ये देखकर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और मैं तो अब ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ, आपकी मैरिज के लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो अपनी फैमिली वालों को बता देना और बुला लेना तो शादी के लिए। तो जैसे ही ये बात सुनती है तो सैम बहुत खुश होती है और कहती है, आप सीरियस हो? तो कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। उतनी देर में जो सैम होती है उसे एकदम से फ़ोन कॉल आता है और वो एक्चुअली कांस्टेबल का होता है, इंस्पेक्टर का रहता है। तो वो उनको बताते हैं कि जिस कार ने उन्हें मतलब टक्कर मारी थी उसके बारे में पता चल चुका है। तो सैम एक कोने में जाकर फ़ोन पे बात कर रही रहती है और वो पूरी चीज़ों के बारे में पता करती कि भाई कौन है, क्या है, किसने मारा है। तब उसे पता चलता है एक विकास करके ने मारी है टक्कर। तो उसे पहले तो ये नाम सुना सुना से लगता है कि विकास ओबरॉय होगा कोई ना कोई ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ का। तब उसे एकदम से आता है ये विकास ओबरॉय वो है क्या जो ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ का मालिक है? तो वो कहता है कि हाँ, ये उन्हीं का है और उसी ने अंकल को हिट किया है। तो वो कहती है कि तो आप मुझे इतना डिटेल में क्यों बता रहे? तो कहती है, देखो सैम, प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीज़ें ऐसी हैं, पर आपको पता है आप जिसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने वाले हो या जिसके अगेंस्ट आप चीज़ें बताने वाले हो, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो किसी को भी ख़रीद सकता है, सिस्टम को ख़रीद सकता है। अगर उसके अगेंस्ट लड़ने गए ना तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। सैम को ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है और वो ये बोलती है, क्या आप पुलिस वाले होकर हर चीज़ के लिए मना कर रहे हो? तो जो पुलिस वाला रहता है, पुलिस वाला होकर ही मना कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ की सारी कंडीशंस और देखी है। ये कोई फर्स्ट केस नहीं है आपका जो आप दर्ज कर रहे हो ओबरॉय के, विकास ओबरॉय के। विकास के पास इतने सारे केसेस ऑलरेडी दर्ज हैं। जब भी कुछ दर्ज होने लगता है या कुछ भी सबूतों का इंतज़ाम होने लगता है, विकास सब मिटा देता है। आज तक कुछ नहीं हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ हेल हो जाए। एक एक्सीडेंट हुआ है, आप उसे एक्सीडेंट के तौर पे भूल जाओ, बट अगर आप उसके अगेंस्ट पे केस करोगे तो पर्सनली दुश्मनी होगी। तो इस बारे में जो सैम रहती है वो कुछ बोलती नहीं और कहती कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, मैं सोचती हूँ इस बारे में। और ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। तभी नेहा उसके पीछे खड़ी रहती है। नेहा बोलती है तो नेहा को वो सारी सिचुएशन बताती हैं। तभी नेहा बोलती है कि हमें कोई केस नहीं करना है। मैम बोलती है कि यार अगर हमने केस नहीं किया तो यार मतलब सामने वाले को लगेगा कि वो जीत गया है और मैं किसी को जीतते हुए नहीं करना चाहती। जब हम गलती नहीं है तो हम केस क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तभी नेहा बोलती है, बेबी आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। सम टाइम इट्स नॉट अबाउट कि आप गलत हो या सही हो। सम टाइम चुप रहने में भलाई होती है। हम अगर किसी से लड़ने जाएंगे हम खुद फालतू का लड़ेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने आप को। समझदारी और सुझाव यही रहता है कि अगर हमें कुछ समय के लिए चुप बैठना पड़े और बैक स्टेप लेना पड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं या चुप हैं।
हम समझदारी से काम करेंगे, साइको लोगों के पीछे घुसकर, या फिर जो पागल है, जो अमीरज़ादे हैं, उनके पीछे घूम के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और आपको मेरी बात समझनी चाहिए। अगर आप थोड़े टाइम के लिए शांत बैठ जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, या फिर आपने कुछ गलती करी है, या फिर आप कमज़ोर हो। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है। सैम, एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। अगर विकास के अगेंस्ट हमने अभी कोई भी एक्शन लिया तो वो इंसान इतना पावरफुल है कि वो चुप थोड़ी ना बैठेगा। वो अकेले आपको और मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा, वो हमारी फैमिली को टारगेट करेगा। और अक्सर इंसान शांत हो जाता है, चुप हो जाता है जब वो फैमिली पे आती है। और यही बात मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी चुप रहना चाहिए कि जब फैमिली पर आ रही है। मैं और अपने मॉम एंड डैड को स्ट्रगल करते हुए या एक केस के पीछे भागते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। आपको पता है ना, पुलिस केस अगर हम करेंगे तो पूरी लाइफ में आधे से ज़्यादा भागते रहेंगे। प्लीज़ सैम, मेरी बात को समझो। सैम को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कि नेहा उसे पीछे जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे वो उसके सामने हाथ जोड़ती है तो सैम जो रहती है वो, उसकी आंखों में से आंसू आ जाता है और वो एकदम से नेहा के हाथों को नीचे रख के उसे हक करते हुए बोलती, बेबी आज ऐसी हरकत करिए मत करना, ठीक है? आप चाहते हो कि मैं विकास के अगेंस्ट कोई पुलिस केस ना करूं, यहीं के यहीं बात को ख़त्म कर दूं, तो ठीक है, मैं करूंगी। क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए कि मैं अपने मॉम एंड डैड को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, क्योंकि इससे आपके मॉम एंड डैड को प्रॉब्लम होगी। तो वो कहती है कि हमारे मॉम एंड डैड, तो कहती है हाँ, हमारे मॉम एंड डैड को मैं प्रॉब्लम में नहीं देख सकती हूँ। और वो सिर्फ और सिर्फ बदला हमसे नहीं लेगा, ये बात सच है। वो बदला लेगा तो फिर बहुत ज़्यादा लेगा। तो वो जो सैम ये सारी बातें बोलती है तो उसे बहुत अच्छे से समझाती है। सैम को भी समझ में आता है कि लड़के कोई मतलब नहीं है, लड़ा उनसे जाता है जिनसे कोई कंक्लूजन निकले। पर लड़ते लड़ते, ऐसे पावरफुल इंसान से लड़ते लड़ते उसकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। और ये कोई फिल्म लाइफ तो है नहीं है, या फिल्मी दुनिया तो है नहीं है कि भाई लड़ने गए और सत्य की जीत हो। आजकल तो सत्य को छुपाया ही जाता है। और चाहे इंसान कितना भी चीख चीख कर चिल्ला ले कि उसकी गलती नहीं है, उसका कुछ नहीं है, पर जो इंसान पावरफुल रहता है या फिर जो इंसान अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है, ईगो पे अड़ा रहता है, वो वही चीज़ करता है जो करना रहता है। ये बात सोचकर जो सैम रहती है वो चुप होती है, और नेहा जब उसकी दिल से हग कर रही रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हग करते करते जो सैम है उसे किस करने लगती है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका रहता है कि इन लोगों के दोनों एक दूसरे के मतलब इतने टेंशन में रहते हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। पर फिर वो लास्ट में फिर जब वो किस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बहुत सुकून महसूस करते हैं किस करके। तो बहुत देर तक किस चल रही रहती है। उतनी देर में जो इशिका है वो ढूंढते ढूंढते आती है। तो आती है, दी कहाँ है करते हुए। तभी वो सैम और इशिका को सैम और नेहा को किस करते हुए देखती है। वो तो चुपचाप सिर्फ किस करते हुए देख ही रही रहती है और कुछ बोलना ही नहीं आती। एक्चुअली वो ना डिनर के लिए सबको बुलाने आती है, मतलब सबको इन सेंस कि नेहा और सैम को बुलाने आती है। बट वो उनका वो किसिंग सीन देखकर तो उसे अच्छा लग रहा रहता है, तो वो खड़ी रहती है। थोड़ी देर तक जो जैस है वो वहाँ पर देखती है कि ये कहाँ है, आई नहीं है अभी तक, और सब डिनर टेबल पे बैठे हैं। और तो वो बोलती है कि आंटी, इशिका कहाँ चली गई? तो कहती है, अरे मैंने इशिका को तो बोला था कि सैम और नेहा को लेकर आए, पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं, कौन सी टेंशन में उलझे कि अभी उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो कहती कि आंटी आप परसों आप बैठो, मैं एकदम से लेकर आती हूँ। तो वो इशिका को ढूंढते ढूंढते जाते हैं। तो वो इशिका को देखते हैं कि वो खड़ी रहती है, मीन्स ये दोनों बालकनी में खड़े हुए किस कर रहे रहते हैं। और जब इशिका वहाँ खड़ी रहती है तो इशिका देख रही रहती है। तो जैस उसके बाजू में आकर इशिका को पहले घूरती है, पर इशिका की नज़र तो हट ही नहीं रहती है सैम और नेहा से। तो तभी जो सैम रहती है वो एकदम से थोड़ा सा दूर होती है। तो इशिका को लगता है कि अब चलना चाहिए, तो टर्न होती है। तो जैस देखती है उसे। तो जैस बोलती है कि किसी के प्राइवेट मोमेंट्स देखना अच्छी बात नहीं होती है। तो कहती है कि
प्राइवेट्स मोमेंट्स मैंने कब देखे? तो कहती है आप किसिंग सीन देख रहे थे सामने वाले के। तो कहती है जब सामने वालों को कोई चीज़ का डर ही नहीं है तो मेरी क्या गलती है? पब्लिकली करोगे तो देखेंगे ना। अगर इतना है तो रूम पे जाके करना चाहिए ना। तो मेरी क्या गलती है? और ऐसे बोल के वो जैस को हटा के बोलती है तो अच्छा तो आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा था किस करते हुए देखते हुए? तो इशिका कहती है कुछ नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तो कहते हैं अच्छा इतने आसानी से जाने दूँ? तभी थोड़ी देर में जो सैम है वो वहाँ से होती है और सैम और जो नेहा होते एक दूसरे को हक करने के बाद यहाँ से जा ही रहे रहते। तभी वो इशिका और जैस को देखते एक दूसरे को, मतलब थोड़ा सा फाइटिंग वाला रोमांटिक वे में। तभी वो पूछते हैं कि तुम लोगों का हो गया हो तो अंदर चले। तो जैस एकदम से घूर के देखती है और इशिका भी घूर के देखती है और दोनों एक साथ बोलते हैं हमने कुछ किया ही नहीं है, आपका हो गया और किस तो चले। दोनों बोलते किस तुम कर रही थी और हमें बोल रही हो। ये एकदम से दोनों बोलते तो जो सैम होती है वो बोलते तो तुम देख क्यों रहे थे किस कर रही थी? शर्म नहीं आती तुम्हें किस करते हुए देख के? तब इशिका बोलती है आप जैस को क्यों बोल रहे हो? आप पब्लिकली करोगे तो लोग देखेंगे ही ना। तो नेहा बोलती है गाइस यू आर फाइटिंग फॉर अननेसेसरी थिंग्स, मैं जा रही हूँ मॉम की मदद करने, बाद में बात करते हैं। और ऐसे करके चली जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है स्टोरी पे, क्या चीज़ है। और कहीं ना कहीं मुझे नेहा की बात काफ़ी ज़्यादा सही लगी कि जब हम अगर सही हैं या हम बहुत ज़्यादा सही हैं और हम अपनी बातों के लिए एकदम करेक्ट भी हैं, लेकिन कभी कभार लड़ने से ज़्यादा चुप होने में ही फ़ायदा होता है। और अक्सर जब इंसान की बात फैमिली पर आ जाती है तो वो चाहे कितना भी सही हो वो चुप ज़रूर बैठता है क्योंकि उसकी फैमिली का उसे डर रहता है। और फैमिली कभी ना कभी हमें किसी ना किसी चीज़ के लिए रोक देती है या ये कहो किसी ना किसी चीज़ के लिए कमज़ोर कर देती है। और इंसान अक्सर अपने फैमिली की वजह से ही चुप हो जाता है। तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।